गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 109 पर आ जाइए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 108 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट इसका बना रखा है। आज डेट हो गई है 5 जून 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मुगल चित्रकला से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, भारत में मुगल चित्रकला 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच पनपी और भारत में मुगल चित्रकला का विकास अकबर और जहांगीर के शासनकाल में तो हुआ, लेकिन शाहजहां का काल जो है इससे अछूता रहा। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, मुगल चित्रकला जो है भारत में 16वीं 18वीं शताब्दी के बीच पनपी। ठीक है, मुगल काल ही यही है, तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। अब भारत में मुगल चित्रकला का विकास, आपको पता होगा कि जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकारी का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा प्रश्न कई बार बनाया। और स्थापत्य कला का काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। लेकिन अगर जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला पराकाष्ठा पर पहुंची, तो ऐसा तो नहीं है कि शुरुआती इसके शासनकाल में ही पराकाष्ठा पर पहुंच गई। ठीक है, कुछ समय पहले से चल रही होगी ना। तो जहांगीर से पहले कौन है? अकबर। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में भी होगी चित्रकला और इसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी, तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल समाप्त हो गई होगी। इसका आगे जो सम्राट आएगा वहाँ तक भी गई होगी। ठीक है, उसने भी कुछ चेंजेस किए होंगे, कोई चीज़ हटाई होगी, किसी चीज़ का विकास कर दिया होगा। ठीक है, तो शाहजहाँ के शासनकाल में भी चित्रकला का विकास हुआ। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला सही है। तो देखिए, भारत में मुगल चित्रकला 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच की अवधि का काल है। यह वह समय था जब मुगलों ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। मुगल चित्रकला का विकास सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ। मुगल चित्रकला का रूप फारसी और भारतीय शैली के का जो मिश्रण है, उसी के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का संयोजन भी है। ठीक है, याद रखना, अलग से पूछा जा सकता है प्रश्न। मुगल चित्रकला का जो रूप है फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण है और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का भी संयोजन है। देखिए, अगर शाहजहां के शासनकाल की बात करें, उसमें चित्रकारी की बात करें, तो शाहजहां के समय में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में जो है कमी आई थी, लेकिन उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने की उन्नति हुई थी। ठीक है, शाहजहां को देवी प्रतीकों वाली अपनी तस्वीर बनाने का शौक था और उसके पीछे, ठीक है, रोशनी का गोला उसके सिर के पीछे। अगर आपने देखा हो शाहजहां, तो इस तरह का गोला है उसकी रोशनी के। अगर तस्वीर देखी हो तो इंटरनेट पे उसकी पुरानी तस्वीर देखिए। इसके प्रमुख चित्रकार जो इसके शासनकाल में थे, उनके नाम है अनूप, मीर हाशिम, मोहम्मद फ़कीर उल्लाह और हुनर मोहम्मद नादिर और चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। कुछ कथन है यहाँ पर। वनों और वन्य जीवों की निगरानी, ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की डिलीवरी, ऊंचे टावरों और गहरी सुरंगों के भीतर जाकर हालात का पता लगाना, तेल पाइपलाइनों की निगरानी करना। उपरोक्त में से कौन सा से ड्रोन के उपयोग हैं? बताइए, इनमें से कौन कौन से ड्रोन के उपयोग हैं? वनों और वन्य जीवों की निगरानी कर सकता है ड्रोन। ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की डिलीवरी कर सकता है ड्रोन। ठीक है, कर भी रहे हैं भारत में। ऊंचे टावरों और गहरी सुरंगों के भीतर जाकर हालात का पता लगा सकता है ड्रोन। तेल पाइपलाइनों पर निगरानी रख सकता है ड्रोन। ये सारे काम कर सकता है ड्रोन। और ड्रोन से रिलेटेड प्रश्न यूपी का सी कर चुकी है अभी पिछले ही 2020 में। तो देखिए, ड्रोन का जो उपयोग है वो कई तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है और आज कठिन लगने वाले प्रत्येक कार्य को सरल बनाने के लिए लगभग प्रत्येक क्षेत्र में जो है इनका इस्तेमाल किया जाने लगा है। जैसे कि शहरों में जमीन का सर्वेक्षण करने में और अतिक्रमण के बारे में जानकारी जुटाने में, वनों एवं वन्य जीवों की निगरानी करने में, ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की डिलीवरी, ठीक है, रेल तथा सड़क मार्गों का सर्वेक्षण करने में, सीमाओं की निगरानी करने में, कृषि कार्यों में, पुरातत्व सर्वेक्षण, पुलिस और सेना के लिए निगरानी, वेयर हाउस में सामान की गिनती और टैगिंग के लिए, ठीक है, ऊंचे टावर और गहरी सुरंगों के भीतर जाकर हालत का पता लगाना, खाद्यान्नों के भीतर जाकर विषैली या विषाक्त गैस आदि का पता लगाना,
फोटोग्राफी और फिल्मों की शूटिंग करने में, खेलों की रिपोर्टिंग करने में, लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, जंगल की आग बुझाने में, तेल पाइपलाइनों की निगरानी और खिलौने के तौर पर भी, यहाँ तक कि युद्ध में बम बरसाने वाले हथियार के तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। अब ये होता है ड्रोन, आपने देखा होगा, उड़ाया भी हो किसी ने। ठीक है। 3 इडियट मूवी अगर आपने उस समय देखी हो, तो जॉय जो है ड्रोन बनाता है, लेकिन उसके प्रोजेक्ट को जो है नकार देता है डायरेक्टर, और जॉन डस्टबिन में डाल देता है और सुसाइड कर लेता है। फिर रणछोड़ दास छाछर ड्रोन उड़ाता है और चतुर रामलिंगम के हॉस्टल की खिड़की तक ले जाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो ड्रोन क्या है? ड्रोन मानव रहित विमानों को ड्रोन कहा जाता है। ठीक है, यानी रिमोट से संचालित होने वाला छोटा विमान। वैसे यह विमान जैसा होते हुए भी विमान नहीं होता, बल्कि एक ऐसा रोबोट है जो उड़ सकता है। प्रायः बैटरी से चार्ज होने पर जो है चार पंखों से लैस ड्रोन लंबी उड़ान भर सकते हैं। उनको रिमोट से चलाया जाता है। इन्हें रिमोट या फिर एक विशेष प्रकार के, ठीक है, कंट्रोल रूम से उड़ाया जाता है, जो इन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। क्लियर? और जो ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर, वो भी बहुत इस्तेमाल करते हैं ड्रोन का, ड्रोन शूट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 हथियारों के आयात पर प्रतिबंध की अनुमति देती है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 रक्षा निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर केंद्रित है क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, ठीक है, 2020 उन हथियारों या प्लेटफॉर्म की सूची की अधिसूचना को सक्षम बनाता है जिन्हें आयात के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। तो पहला वाला करेक्ट। यह रक्षा निर्माण और विनिर्माण कीमतों के स्वदेशीकरण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर केंद्रित है। दूसरा भी सही है। नंबर 4 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा की गई थी। गोपाल रत्न पुरस्कार है। गोपाल रत्न पुरस्कार स्वदेशी नस्लों के सर्वश्रेष्ठ झुंड को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार है क्या? देखिए, विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत विश्व खाद्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि FAO, ठीक है, FAO के द्वारा की गई थी, खाद्य कृषि संगठन। गोपाल रत्न पुरस्कार स्वदेशी नस्लों के सर्वश्रेष्ठ झुंड को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार है। केवल दूसरा वाला करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो विश्व दुग्ध दिवस वर्ष 2001 में खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य है डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, पहला वाला गलत है, फिर FAO है। ठीक है, फूड कार्यक्रम नहीं है। देखिए, खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है, जो भूखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने गोपाल रत्न पुरस्कार शुरू करने और उमंग प्लेटफॉर्म के साथ ई गोपाला ऐप के एकीकरण की घोषणा की थी। याद हो आपको तो। अब देखिए, गोपाल रत्न पुरस्कार जो है मवेशियों और डेयरी क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। पुरस्कार स्वदेशी नस्ल के सर्वश्रेष्ठ झुंड को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का अभ्यास करने के लिए शुरू किया गया है। इसकी 3 श्रेणियां हैं: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी या दुग्ध उत्पादक कंपनी या उत्पादक संगठन। तो दोनों, दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित किया गया है, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। पहला वाला करेक्ट है। बाल संरक्षण पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित किया गया है, और यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है।
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है। तो वन ओनली। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज मतलब कोविड केयर से रिलेटेड है पोर्टल तैयार किया है, पहला वाला करेक्ट है। यह उन बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग के उद्देश्य बनाया गया जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, न कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। इस बार यहाँ देखना जरूरी है कि सही पूछा है सही नहीं, वरना 1/3 चला जाएगा। ठीक है, और जो 2 नंबर आने थे तो कट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है, भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश है। बताइए गलत कौन सा है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत नहीं, बल्कि भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में दूध उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत तो पहला है, टॉप पर है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है। चूँकि गलत बताना है तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति, आपको नाम हो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का, ठीक है, उनके दिमाग की उपज थी ये, और उनके अधीन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए गए। श्वेत क्रांति राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 के दशक में शुरू की गई थी और ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध उत्पादों की सहकारी समितियां हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है इन सबका? ऑपरेशन फ्लड का क्या उद्देश्य है? दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि करना और उपभोक्ता की उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना। ये तीनों पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट बनाकर। ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि करना, अगर ऐसा स्टेटमेंट मिलता है तो उसको एलिमिनेट मत कर देना, ये भी उद्देश्य है ऑपरेशन फ्लड का। अब देखिए, ऑपरेशन फ्लड ने वर्ष 2016-17 में भारत को विश्व में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक बनाने में मदद की है। ठीक है, वर्तमान में भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है जिसका वैश्विक उत्पादन है 22%। इसके बाद नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का और तीसरे स्थान पर है चाइना, चौथे पर है पाकिस्तान और पाँचवें पर है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, इसके अध्यक्ष पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहा हो। यानी इसका अध्यक्ष वही बना जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए होने तक वो अपने पद पर बना रहते हैं सदस्य और अध्यक्ष। बताइए कौन सा करेक्ट है। दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, देखिए 2019 से पहले कुछ और था। 2019 में हुआ संशोधन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, कुछ चीज़ें इसमें चेंज की गई। ठीक है, और जब से चेंज हुई हैं ये UPSC ने अभी तक किया नहीं है प्रश्न। ठीक है, कर सकती है। इसके अध्यक्ष पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, या एक चीज़ और जोड़ दी है इसमें संशोधन के बाद, या सुप्रीम कोर्ट में जज रहा हो, मतलब नॉर्मल जज रहा हो। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हो या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला इसलिए गलत है, इसके सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पहले पूरा हो जाए तब तक ये अपने पद पर बना रहता है। तो गलत हो गया दूसरा वाला भी स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है। तो दोनों के दोनों असत्य हो गए। तो देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति जब इनकी नियुक्ति करते हैं तो सलाह लेते हैं प्रधानमंत्री की, और उस सलाह में केवल प्रधानमंत्री अकेले नहीं होते, प्रधानमंत्री के साथ 2-3 लोग और होते हैं, और ये 2-3 लोगों की इस झुंड को एक कमेटी बोलते हैं, समिति बोलते हैं।
ठीक है। इस समिति की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, और इस समिति में और कौन कौन से लोग होते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता होते हैं, और होम मिनिस्टर होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है। अब देखिए, अध्यक्ष पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हो। ठीक है। चीफ जस्टिस या नॉर्मल जज दोनों चल जाएंगे, और ये हुआ था 2019 में संशोधन के बाद। देखिए, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। प्रश्न इसमें एक और चीज़ अलग से स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है कि जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो उस समिति में कौन कौन लोग होते हैं? ठीक है। तो उस समिति में होते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति जिस समिति की सलाह लेते हैं उस समिति में कौन कौन मेंबर होते हैं? तो प्रधानमंत्री 1, लोकसभा स्पीकर 2, राज्यसभा का उपसभापति 3, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता, और केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, यूपीएससी ऐसे प्रश्न करती है, बाकी स्टेट पीसीएस में सीधे सीधे पूछ लेगा, यूपीएससी करेगी तो स्टेटमेंट बनाकर कर सकती है। अब देखिए क्यों पूछा गया प्रश्न, क्योंकि ये चर्चा में था हाल ही में यानी 2 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, ठीक है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जो है पद ग्रहण किया है। और सितंबर 2020 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे वो। कौन? अरुण कुमार मिश्रा। और इस पद पर इन्होंने न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू का स्थान लिया है। एच.एल. दत्तू जो पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, अभी विगत 7 वर्षों में रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा एसडीजी भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। और तीसरा संस्करण है, पूछा जा सकता है पीसीएस में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 का तीसरा संस्करण जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इस रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है, और भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019 के 66 से घटकर 2020 में 60 हो गया है। समग्र एसडीजी भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। केरल को प्राप्त हुआ है या हिमाचल को प्राप्त हुआ है? केरल को ही प्राप्त हुआ है, करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। पहला वाला भी करेक्ट है लेकिन दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? भारत का समग्र स्कोर 2019 के 60 से बढ़कर 66 हो गया है। ठीक है, उल्टा पुल्टा लिख रखा है, तो बढ़ा है, घटा नहीं है। 60 से बढ़कर 66 हो गया। तो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए। 2 से कितने कटते? 2 तो कट ही जाते। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 3 जून 2021 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण, याद रखना, भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित यह सूचकांक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को उन 115 संकेतकों पर आंकता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से जुड़े हैं। अब देखिए, यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 16 सतत विकास लक्ष्य पर, ठीक है, लक्ष्य बार स्कोर की गणना करता है। भारत का समग्र स्कोर जो है ना, वर्ष 2019 के 60 से बढ़कर वर्ष 2020 में 66 हो गया है। तो बढ़ा है, कम नहीं हुआ, घटा नहीं है। अब देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके एसडीजी भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। जो आकांक्षी हैं, मतलब जिनको 0 से 49 स्कोर प्राप्त हुआ है वो आकांक्षी में आ गए। जिनको 50 से 54 का स्कोर प्राप्त हुआ है वो अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उनकी गिनती होगी, मतलब परफॉर्मर। जिनको 65 से 99 स्कोर प्राप्त हुआ है वो अग्रणी राज्य हो गए, फ्रंट रनर। और जो 100 स्कोर जिन्होंने प्राप्त किया है, 100, वो जो है लक्ष्य प्राप्त करता हो गए। ठीक है, अचीवर हो गए, अचीव्ड कंट्री, अचीव्ड स्टेट। अब देखिए, समग्र एसडीजी भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में जो केरल है वो 75 के स्कोर पर शीर्ष स्थान पर है भारत में। ठीक है, 75 से ऊपर जो है इसने प्राप्त ही नहीं किया किसी राज्य ने भारत में।
और केरल टॉप पर रहा। तो 75 ये हो गया अग्रणी हो गया, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करता नहीं हुआ ये भी, ठीक है, यानी कोई भी लक्ष्य प्राप्त करता नहीं हुआ तो राज्यों में देखा जाए तो, जब केरल ही टॉप पर है तो इस तरह का भी स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। इस समग्र एसडीजी भारत सूचकांक में कोई भी राज्य लक्ष्य प्राप्त करता राज्य नहीं है। अब आप केरल केरल सुन के केरल मत लगा देना, केरल लक्ष्य प्राप्त नहीं है, केरल तो फ्रंट रनर है, अग्रणी है। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश दूसरे पर है, तमिलनाडु तीसरे पर है, आंध्र प्रदेश चौथे, गोवा पाँचवें, कर्नाटक छठा और उत्तराखंड जो है सातवां है, ठीक है। नहीं रुकिए, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है, ठीक है, दोनों एक साथ बराबर का स्कोर आया होगा तो दूसरे पर हो गए। और आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड इन सब बराबर स्कोर के साथ ये चौथे पर हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये। चलिए देखिए, इस सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों में अगर देखा जाए तो बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान है। अंतिम, जो सबसे अंतिम, यानी कहाँ पर रहे होंगे ये, यही होंगे आकांक्षी। अब देखिए, इस सूचकांक में अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें शामिल जो अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश है वो है चंडीगढ़, उसका स्कोर आया है 79, तो ये भी जो है अग्रणी में आ गया, ठीक है, फ्रंट रनर में है। और जो दिल्ली है उसका स्कोर है 68, तो ये भी अग्रणी है, ठीक है, पहला चंडीगढ़ याद रखना। राज्य में केरल है, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। देखिए, इस सूचकांक में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य प्राप्त करता नहीं रहा, क्योंकि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100 अंक तक प्राप्त नहीं किए। यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100 अंक प्राप्त नहीं किया तो इसका अर्थ है कि राज्य ने वर्ष 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल कर लिया है, ठीक है। 100 प्राप्त किया है तो कर लिया, ठीक है, 100 प्राप्त किया है तो कर लिया, और नहीं किया है तो नहीं किया, याद रखना ये चीज़। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेस्ट लंबा होने वाला। कर्मचारी डिपॉजिट लिंक बीमा, कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्टेटमेंट है, बताने की कौन सा करेक्ट होगा। यह निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला एक बीमा कवर है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के लिए कोई भी कर्मचारी जिसके पास कर्मचारी भविष्य निधि खाता है, मतलब ईपीएफ खाता है, स्वतः ही पात्र हो जाता है। स्वतः ही पात्र हो जाता है क्या इसका, कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा का? जी हाँ, स्वतः ही हो जाता है, करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही पूछा है, हाँ। तो देखिए, कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा निजी क्षेत्र के वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक बीमा कवर है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इसे वर्ष 1976 में लॉन्च किया गया था। कोई भी कर्मचारी जिसके पास कर्मचारी भविष्य निधि खाता है, यानी ईपीएफ खाता है, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, वह स्वतः ही ईडीएलआई यानी कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना के लिए पात्र हो जाता है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत पंजीकृत सभी संगठनों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सामान्य यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया लिक्विड की पौधों को नाइट्रोजन पहुंचाने की प्रभावशीलता कितनी है? 80% से अधिक, 30 से 40%, 50% से अधिक या 70%? कल का टेस्ट अगर आपने किया हो तो याद होगा, नैनो यूरिया लिक्विड या नैनो यूरिया तरल 80% से अधिक है। और ये यूरिया से रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी के फेवरेट हैं, पिछले 7 वर्षों में 2 बार कर चुकी है यूरिया के ऊपर प्रश्न यूपीएससी। तो देखिए, हाल ही में दुनिया भर के किसानों के लिए भारतीय किसान उर्वरक शहरी लिमिटेड ने विश्व का पहला इसलिए इम्पोर्टेंट है, नैनो यूरिया लिक्विड तैयार किया है, ठीक है। नैनो यूरिया लिक्विड यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व है। और यह सामान्य यूरिया या परंपरागत यूरिया, ठीक है, पौधों को नाइट्रोजन पहुंचाने में 30 से 40% प्रभावी है, लेकिन नैनो लिक्विड यूरिया जो है उसकी प्रभावशीलता है 80% से अधिक, ठीक है, नैनो यूरिया लिक्विड। अब ये प्रश्न जैसे एक
तरीका तो कल था पूछने का, उस तरह से पूछा। एक तरीका ये हो गया पूछने का। एक तरीका ये हो सकता है, 4 स्टेटमेंट बना करके इसको बनाया किसने, कुछ भी दे सकता है उसमें। ठीक है, आईआईटी बंगलौर, आईआईटी रुड़की, ठीक है, या दे सकता है पंतनगर इंस्टीट्यूट। लेकिन ये किसने बनाया है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने। याद रखना है नाम। सामान्य यूरिया की तुलना में 80% से अधिक प्रभावशीलता रखता है पौधों को नाइट्रोजन पहुंचाने में। यहाँ नाइट्रोजन की जगह कुछ और भी आ सकता है, मीथेन पहुंचाने में। ठीक है, तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसका पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे में मिलेगा। ठीक है, मॉर्निंग तक या नाइट तक। और उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उनको कलेक्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।